बनवारी लाल और सरिता देवी बहुत खुश थे जब उनके बेटे माणिक की शादी मधुलिका से हुई। मधुलिका देखने में बहुत ही सुंदर थी और क्योंकि वो अच्छे परिवार से थी, इसलिए बनवारी लाल इस संबंध से बहुत खुश थे। जब मधुलिका बनवारी के घर आई तो शुरुआत में उसने अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा की। ये देखकर बनवारी और सरिता भी बहुत खुश थे। हमारे भाग अच्छे हैं कि हमें इतनी अच्छी और आज्ञाकारी बहू मिली है। हाँ, भगवान का शुक्र है। शादी के कुछ महीनों तक मधुलिका अपने सास ससुर की सारी बातें माना करती थी और वो सब लोग एक साथ बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। बहू, जरा चूल्हा जला दो, तुम्हारे बाऊजी को खीर खानी है। सासू माँ, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, आप ही चूल्हा जला दीजिए। ठीक है, ठीक है। पहले तो सरिता और बनवारी लाल को ये सब ठीक ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी बहू उनकी बातें नहीं मान रही थी। बहू, अरे शाम के 5 बज गए हैं, चाय मिलेगी या नहीं? मधुलिका अपने सास ससुर की बातों को अनसुना किया करती थी। एक दिन बनवारी ने सोचा कि वो इस मसले में अपने बेटे माणिक से बात करेगा। बेटा, आजकल बहू का रवैया ही बदल गया है। आजकल वो घर के कामों में पहले की तरह ध्यान नहीं देती। अब वो भी क्या करेगी बाबा, दिन भर काम करके वो बेचारी थक जाती है, इसलिए शायद वो आपकी कुछ आज्ञाएं नहीं मानती। माँ, आप तो सब कुछ जानती हैं ना, अगर आप मधुलिका की मदद कर देंगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा। बनवारी और सरिता अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुखी थे। इसके बाद उन दोनों ने हालात से समझौता कर लिया। बनवारी लाल अपना हर काम अपनी पत्नी सरिता को ही बोलता था और बेचारी सरिता बुढ़ी होने के बावजूद घर का सारा काम भी किया करती थी। बनवारी और सरिता अक्सर अकेले में बातें करते थे। क्या आजकल की सारी बहुएं ऐसी ही हैं? पता नहीं, लेकिन हमारा भाग्य ही खराब है। एक दिन बनवारी से मिलने उसका बचपन का दोस्त भीमदेव आया। अरे बनवारी, भीमदेव। बरसों बाद मिले दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। सरिता, जाओ थोड़ा चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अरे भाभी, आप बैठिए, बहू को बोल दीजिए, वो ले आएगी ना। इतने अच्छे भाग्य कहाँ हमारे। भैया, मैं चाय लाती हूँ। सरिता की बात सुनकर भीमदेव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने दोस्त बनवारी से पूरा माजरा पूछा। बनवारी ने पूरी दास्तां बताई। अब तू ही बता कि हम क्या करें। एक बहू है, किसी काम की नहीं, और बेटा वो भी बहू की ही बात मानता है। मेरे पास एक उपाय है। भीमदेव ने बनवारी लाल के कानों में एक युक्ति बताई, जो सुनकर बनवारी लाल बहुत खुश हुआ। सरिता, सरिता, जल्दी यहाँ आओ, मैंने एक निर्णय लिया है। क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? और उसी वक्त मधुलिका भी दरवाजे पर पहुंचकर अपने सास ससुर की बातें सुनने लगी। भीमदेव की तरह मैं भी अपनी जायदाद अनाथ बच्चों को दान में दे दूंगा। वहाँ मधुलिका चिंतित हो गई। हमारी बहू तो हमारी एक नहीं मानती और बेटा भी किसी काम का नहीं।
तो हम इनके लिए ये घर और सारी जायदाद क्यों रखें? भीमदेव की तरह अनाथों को दान में कर देते हैं, जिससे हमें कुछ पुण्य तो मिल जाए। एकदम सही निर्णय है बनवारी। मैं 3 महीने बाद अनाथ आश्रम वालों को लेकर आता हूं, फिर देख लेंगे क्या करना है। ये सारी बात मधुलिका ने सुन ली और वो सोचने लगी, अगर इन्होंने अपनी सारी जायदाद गरीबों को दे दी तो हम रोड पर आ जाएंगे। मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं अपने सास ससुर का अच्छे से ध्यान रखती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। गधी हूँ मैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब इनके साथ अच्छा बर्ताव करती हूँ, हो सकता है इनका मन बदल जाए। उस दिन से मधुलिका ने वापस अपने सास ससुर का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो समय पर उनके लिए चाय लाती, भोजन लाती और सारे घर का काम भी खुद ही करती थी। ये सब देखकर सरिता और बनवारी लाल बहुत खुश थे। सरिता, भीमदेव की युक्ति तो काम कर गई। लेकिन 3 महीने बाद क्या? 3 महीने बाद और 3 महीने बढ़ा देंगे और हमारी लालची बहू को हमेशा नियंत्रण में रखने के लिए जायदाद को दान में देने का डर बनाए रखेंगे। भीमदेव की युक्ति से बनवारी लाल और सरिता का जीवन सुखद हो गया और हमें ये सीख मिली कि कभी कभार चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए डर की जरूरत होती है। हेमलता ने अपने बेटे पंकज की शादी बड़े ही धूमधाम से की। कुछ महीनों तक हेमलता की बहू पल्लवी ने हेमलता की अच्छी खासी सेवा की। बहू, 1 कप चाय दे दो। अभी लाई सासू माँ। ये देख हेमलता बहुत खुश थी। फिर कुछ दिनों बाद उसका बेटा पंकज शहर में काम करने के लिए चला गया और अब पल्लवी का रवैया ही बदल गया था। बहू, जरा 1 कप चाय तो दे दो। सासू माँ, मुझे घर में बहुत काम है। आपको चाय चाहिए तो आप खुद ही बना लो। हेमलता को अपनी बहू का ये रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। अब हेमलता की बहू उसे समय पर भोजन भी नहीं दिया करती थी। ये देख हेमलता ने सोच लिया कि वो अपनी बहू को सबक सिखाएगी। हेमलता ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं भगवान के दर्शन के लिए यात्रा पर जा रही हूँ। कुछ महीनों में लौट आऊंगी। ना लौटे तो मेरी बला से। ऐसा बोल हेमलता अपनी झोली लेकर अपनी बहन स्वर्णलता के साथ चली गई। यहाँ घर पर पल्लवी अकेले बहुत खुश थी। कुछ महीने बीत गए और अब स्वर्णलता अकेले घर लौटी। बहू, तुम्हारी सास नहीं रही। वो भगवान के घर जाने से पहले ही उनके पास पहुँच गई। क्या? सासू माँ, सासू माँ। पल्लवी ने रोने धोने का नाटक किया। सब क्रियाएं खत्म होने के बाद पल्लवी अपने पति के साथ खुश थी। एक दिन पल्लवी अकेले घर में थी और पल्लवी को एक साया दिखाई दिया। अगले दिन हेमलता चुड़ैल के रूप में पल्लवी के सामने आई। पल्लवी चिल्लाकर बेहोश हो गई और फिर अगले कुछ रातों तक हेमलता एक चुड़ैल का रूप लेकर पल्लवी को डराया करती थी। एक रात जब पल्लवी रसोई घर में अकेली थी, तब हेमलता फिर चुड़ैल के रूप में आई। हे जी! हे जी! पंकज भागता हुआ आया और फिर हेमलता पंकज के पास गई। बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं बहू को सबक सिखाना चाहती थी।
इसलिए मैंने मरने और चुड़ैल बनने का नाटक किया था। सबक सिखाना? और वो क्यों? बहू, अब पंकज को सच्चाई तुम बताओगी या मैं बताऊं? मैंने आपके जाने के बाद आपकी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया, इतना कि वो यहाँ से यात्रा पर जाने के लिए मजबूर हो गई। छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, मैं अपनी बीवी के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। हेमलता के इस नाटक से पंकज को अपनी पत्नी की सच्चाई का पता चला और पल्लवी को सबक भी मिल गया कि उसे अच्छे होने का नाटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई कभी न कभी सामने जरूर आती है। जब विपिन और प्रभा गांव छोड़कर शहर में बसने जा रहे थे, माँ, तुम भी हमारे साथ शहर चलो ना। मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं लग रहा। नहीं बेटा, मैं यहीं रह लूंगी। मुझे मेरा गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना। इस जगह से मेरी यादें जुड़ी हैं। मैं यहीं रहूंगी। और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ? गंगा है ना मेरे साथ, ये मेरा ख्याल रखेगी। पर अगर आप हमारे साथ चलती तो ज्यादा अच्छा होता और हमारा भी मन लगा रहता। तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मैं बड़े आराम से यहाँ रह लूंगी। तुम लोग शहर जाकर अपनी गृहस्थी बसाने की सोचो। और विपिन, तुम अपनी बड़ी नौकरी की चिंता करो, मेरी नहीं। और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। विपिन और उसकी पत्नी ने आशीर्वाद लिया और दोनों शहर के लिए निकल पड़े। गांव में बुढ़ी माँ अकेली रह गई थी अपनी नौकरानी गंगा के साथ। गंगा घर का सारा काम करती थी, जैसे साफ सफाई, खाना पकाना और वगैरह वगैरह। क्योंकि गंगा उनके घर में कई सालों से काम कर रही थी, तो बुढ़ी माँ को गंगा पर बड़ा विश्वास था। अपना काम खत्म करके गंगा बुढ़ी माँ की सेवा भी किया करती थी। काम खत्म कर गंगा घर चली गई। क्या बात है, आजकल तुम लेट आ रही हो? काय सांगू, वो बुढ़ी माँ के पाँव दबाने पड़ते हैं। क्या है कि उनका बेटा और बहू शहर गए ना, अब वो बेचारी अकेली है। मतलब बिल्कुल अकेली? हाँ। अगर बुढ़िया अकेली है तो कुछ अच्छा अच्छा पकवान बना के लाया करो, उसे कहाँ कुछ पता चलेगा। वैसे भी अपने घर का रूखा सूखा खा के मैं ऊब चुका हूँ। ठीक है, कल कुछ बना के लाती हूँ। अगले दिन गंगा काम पर गई। उसने सारा काम खत्म करके अपने पति के लिए खीर भी बनाकर घर ले आई। फिर ये सिलसिला चलता रहा और गंगा रोज कुछ ना कुछ अपने पति के लिए बनाकर घर ले आती थी। देखते ही देखते गंगा के पति का लालच बढ़ने लगा। उसने गंगा को अब खाने के अलावा घर की चीजें लाने बोली। गंगा ने भी अपने पति की बात मान ली। एक दिन गंगा ने कुछ चम्मच उठा ली, दूसरे दिन एक पीतल का लोटा, तीसरे दिन कोई और बर्तन। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन बुढ़ी माँ अपने पूजा घर में अपना चांदी का चम्मच ढूंढ रही थी। गंगा, अरे ओ गंगा, मेरा चांदी का चम्मच कहाँ है? माँ जी, वही होगा, कल तो आपने ही रखा था। बुढ़ी माँ ने बहुत ढूंढा पर उन्हें चम्मच नहीं मिला। अगले दिन बुढ़ी माँ अपना पीतल का लोटा ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिला। तब बुढ़ी माँ ने सोचा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये सारी चीजें अपने आप कहाँ जा सकती हैं? कुछ दिन बाद वो बुढ़ी माँ एक सपेरे से मिलने गई और उन्होंने उस सपेरे से एक
पालतू सांप खरीद लिया और उस सांप को एक बक्से में भर लिया और फिर वो बुढ़ी माँ वो बक्सा घर ले आई। गंगा, इस बक्से को मेरे सिरहाने रख दे, इसमें सोने के कंगन हैं। वो मेरी बहन की बेटी की शादी है ना कल, मैं उसके घर जाकर उसे ये दे दूंगी उपहार में। ठीक है माँ जी। गंगा ने वो बक्सा बुढ़ी माँ के तकिए के पास रख दिया और वो अपना रोज का काम करने लगी। लेकिन दिन में कई बार उसका ध्यान उस बक्से पर गया। उसके मन में सोने के कंगनों का लालच था। शाम को गंगा बुढ़ी माँ के पैर दबाने लगी और फिर बुढ़ी माँ सो गईं। जैसे ही बुढ़ी माँ सोई, गंगा का लालची रूप बाहर निकला और उसने वो बक्सा खोला। बक्से में सांप देखकर गंगा घबरा गई और वो यहाँ वहाँ भागने लगी। सांप! सांप! बचाओ! अरे बचाओ! शोर से बुढ़ी माँ उठ गई और उन्होंने वो सांप पकड़ा और उसे फिर से बक्से में रख दिया। मुझे पता था कि तुम ही चोरी कर रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे तुम्हारी चोरियों का पता नहीं चलेगा? मुझे तो पहले ही पता चल गया था जब तुम खाना ले जाया करती थी। लेकिन मैंने सोचा कि खाना ही है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर तुम्हारा लालच बढ़ गया और तुमने चोरियां करनी शुरू की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। गंगा फूट फूट कर रोने लगी। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि लालच हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। जैसे गंगा लालच के कारण चोरियां कर रही थी। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।